अस्सलाम वालेकुम। हमेशा कहता हूँ कि इन चीज़ों को मजाक में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जो लोग इनका सामना कर चुके हैं वो जानते हैं ये सब चीज़ें हकीकत में कितनी खौफनाक होती हैं। स्टोरी शुरू करने से पहले आयतुल कुर्सी का एहसार कर लें, क्योंकि कहा जाता है जब इन मखलूकात का हम जिक्र करते हैं तो ये करीब आने लगती और अपनी बातें सुनने लगती। वो डर ना लगे, आयतुल कुर्सी पढ़ लें। चलते हैं अपनी स्टोरीज की तरफ। मेरा नाम मैं जाहिर करना नहीं चाहती, आप मुझे लाया बिटिया कह सकते हैं। मैं लाहौर से हूँ और जो कुछ मैं बताने जा रही हूँ वो मेरे अपने घर में पेश आया। ये कहानी मेरी दादी जान की है, जो मैंने अपने मम्मा पापा से सुनी थी। मेरी दादी बहुत खूबसूरत थी, गांव में रहती थी, सादा मिजाज, नरम तबीयत। वो अक्सर अपनी कजन्स और सहेलियों के साथ खेतों में जाया करती थी। वो खेत गांव से थोड़ा हट कर थे, खुली जमीन, दूर तक सन्नाटा और शाम के वक्त हल्की सी हवा। मम्मा कहती हैं कि शायद वहीं से सब कुछ शुरू हुआ। कहते हैं कि एक जिन मेरी दादी पर आशिक हो गया था। मुझे नहीं मालूम ये कैसे होता है, लेकिन ये बात हमारे घर में हमेशा संजीदगी से ली जाती है। फिर दादी की शादी मेरे दादा अबू से हो गई। मेरे दादा अबू सांवले रंग के थे, सादा इंसान, और मेरी दादी बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। शादी वाले दिन दादी ने सुर्ख रंग का लिबास पहना और जैसे ही निकाह मुकम्मल हुआ, अचानक दादी की हालत बदल गई। वो झूमने लगी। शुरू में लोगों ने समझा शायद खुशी है, लेकिन फिर उनकी आंखें बदल गईं, जिस्म बेकाबू हो गया और वो बेहोश हो गई। घर में शोर मच गया। ससुराल वालों ने कहा ये ड्रामा है, इसे शोहर पसंद नहीं आया होगा। लेकिन जब दादी के भाई आए तो इन्होंने फौरन कहा कि मामला कुछ और है। गांव के एक बुजुर्ग को बुलाया गया। उन्होंने दादी को देखा, कुछ पढ़ा और फिर कहा ये साया निकाह से पहले का। फिर जो बात सामने आई वो ये थी कि एक जिन जो शादी से पहले से उनके साथ था वो अभी मौजूद है। बुजुर्ग ने कहा कि अगर किसी पर साया हो और इसका निकाह हो जाए तो आसानी से नहीं जाता। मेरे दादा अब्बू ने बहुत मिन्नत की। आखिरकार शर्त रखी गई। वो शर्त ये थी कि मेरी दादी कभी सुर्ख रंग की कोई चीज नहीं पहनेगी, और अगर वो सुर्ख रंग से दूर रहेंगी तो वो उन्हें तंग नहीं करेगा। घर वालों ने ये शर्त मान ली। दादी ने सालों तक सुर्ख रंग नहीं पहना। फिर वक्त गुजरता गया। मेरे बाबा की शादी आई। घर में खुशी का माहौल था। दादी बाजार गई और सबके लिए जेवर लाए। अपने लिए भी एक कोका ले आई जिसमें सुर्ख रंग के नग थे। उन्होंने शायद भूल कर पहन लिया, और जैसे ही वो कोका पहना, चंद ही लम्हों में उनकी हालत बदल गई। वो फिर झूमने लगी। आंखें अजीब हो गई, सांस तेज। मम्मा और ताई अम्मी डर गई। दादाबू को बुलाया गया। दादाबू ने फौरन वो कोका उतार दिया। जैसे ही सुर्ख रंग उतरा, दादी साकित हो गई और फिर बेहोश हो गई। होश आया तो बिल्कुल नॉर्मल थे। मेरी दादी की आदत थी कि वो फजर के बाद दरबार जाया करती थी। हमारे घर के पास कब्रिस्तान में एक दरबार है। वो जगह सुनसान नहीं थी, रास्ता गुजरता था, मस्जिद भी थी। लेकिन एक दिन वो वापस आई और उस दिन के बाद कभी दोबारा नहीं गई। हमने कई बार पूछा कि वहां क्या देखा, लेकिन उन्होंने कभी नहीं बताया। उनकी आंखों में उस दिन कुछ ऐसा था जो उन्होंने किसी से शेयर नहीं किया। एक गर्मियों की रात वो छत पर सो रही थी। छत पर रात की रानी के फूल लगे थे। मम्मा कहती है कि अचानक इतनी तेज खुशबू फैली कि पूरा घर महक उठा। लेकिन वो खुशबू आम नहीं थी, हद से ज्यादा तेज। और उसी लम्हे दादी ने छत पर झूमना शुरू कर दिया। सब लोग दौड़ कर आए। बड़ी मुश्किल से उन्हें नीचे लाया गया। अगले दिन सारे फूल हटा दिए गए। रमजान का महीना था, सहरी का वक्त। टीवी पर कवाली चल रही थी। नानी दादी के लिए सुर्ख चूड़ियां ले आई। दादी ने पहन ली। जैसे ही कवाली बंद हुई, दादी ने मर्दाना आवाज में कहा, क्यों बंद किए? दोबारा लगाओ। घर में सब साकित हो गए। मामू ने फौरन कवाली दोबारा लगा दी। चंद लम्हों बाद दादी के हाथ के तमाम सुर्ख चूड़ियां खुद ब खुद टूट गई, और फिर वही कैफियत। उसके बाद सुर्ख रंग हमेशा के लिए उनकी जिंदगी से खत्म हो गया, और फिर उनकी वफात तक ऐसा वाकया दोबारा नहीं हुआ।
ये मेरी दादी की कहानी थी और मैं बचपन से सुनती आई हूँ। तब मैं समझ नहीं पाती थी, लेकिन अब जब मैं अपनी जिंदगी में वो सब देख चुकी हूँ तो मुझे लगता है कि शायद ये सब इत्तेफाक नहीं था। अब मैं आपको अपनी नानी का वाक़या सुनाती हूँ। ये वाक़या मेरी दादी के वाक़े से अलग है, लेकिन ना जाने क्यों मुझे हमेशा लगता है ये सब किसी ना किसी तरह जुड़ा हुआ है। मेरे नाना अब्बू गांव में रहते थे। गांव की जिंदगी सादा होती है, लेकिन वहाँ कुछ औकात ऐसे होते हैं जिन्हें लोग संजीदगी से लेते हैं। एक वक्त होता है जिसे हमारे गांव में शिकर दोपहर कहते हैं, यानी दिन का वक्त जब धूप तेज हो, हवा बंद हो जाए और बुजुर्ग कहते हैं कि उस वक्त बाहर कम निकला करो। उसी शिकर दोपहर में एक दिन मेरी नानी घर से निकली। हमारा एक डेरा था जहाँ गायें और भैंसें बंधी होती थी। नानी खुद चारा डालने जाया करती थी, क्योंकि उस वक्त मेरे मामू सब छोटे थे। रास्ते में एक खाला आता था, नहर जैसी जगह जहाँ बच्चे अक्सर गर्मी में नहाने चले जाते थे। नानी ने देखा वहाँ 5 बच्चे नहा रहे हैं। वो सब काले रंग के थे और नारंगी रंग की धोती पहने हुए थे। नानी ने बस इतना कहा, तुम लोगों को नहीं पता ये शिकर दोपहर का वक्त है, जाओ अपने घरों को, यहाँ क्यों नहा रहे हो। बच्चों ने एक दूसरे को देखा और उनमें से एक ने हंसते हुए कहा, तुझे शाम को बताएंगे, तुम जो हमें समझा रही हो। नानी को लगा बच्चे मजाक कर रहे हैं। वो चारा डालकर वापस आ गए, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि वो बच्चे इंसान नहीं थे। शाम हुई। गांव में शाम का मतलब होता है कि दरवाजे बंद होने लगते हैं, गलियां खाली होने लगती हैं। नानी घर में बैठी थी, मामा और मामू सब अंदर थे। अचानक घर का दरवाजा जोर से खुला, इतनी जोर से कि सब चौंक गए, लेकिन दरवाजे पर कोई नहीं था। नानी कहती थी कि उस लम्हे उनके जिस्म में ठंड सी दौड़ गई थी। घर के गेट के पास एक हाथ वाला नलका था और उसके साथ एक बाल्टी रखी थी। मामा बताते हैं कि बाल्टी खुद ब खुद हिलने लगी, ऐसे जैसे किसी ने जोर से धक्का दिया। मेरे मामू ने हिम्मत करके उसमें डंडा डाला, लेकिन डंडा भी हवा में घूमने लगा। घर में चीखें निकल गई। अब किसी को शक नहीं था कि यह आम बात नहीं। नानी चारपाई पर बैठी थी। अचानक किसी ने चारपाई को जोर से हिलाना शुरू कर दिया। नानी की हालत खराब होने लगी, उन्हें शदीद कमजोरी हो गई। घर वालों ने फौरन नाना अब्बू से कहा कि किसी को बुला लाए। मेरे मामू दौड़कर मौलवी याकूब को बुलाने गए। मौलवी याकूब हमारे गांव में मशहूर था। कहा जाता था कि वो जिन्नात के मामले में देखता है, लेकिन लोग ये भी कहते थे कि वो सीधा आदमी नहीं था। मेरे मामू रात को उसके घर पहुंचे। काफी देर दरवाजा खटखटाते रहे। जब जवाब न आया तो वो अंदर कूद गए। बतखों ने शोर मचा दिया। मौलवी बंदूक लेकर बाहर आया, उसे लगा चोर है। मामू ने फौरन बताया कि घर में मसला हो गया। मौलवी ने शर्त रखी कि इस घर में मट्टी डलवाई जाएगी और अनाज दिया जाएगा। मामू ने हाँ कर। मौलवी घर आया। उसने कहा, नानी को पकड़ो। जब उसने दम शुरू किया तो नानी की आवाजें बदल गई। वो कह रहे थे, इस औरत ने हमें क्यों डांटा, हम इसे नहीं छोड़ेंगे। मौलवी ने मजीद दम किया और कहा, हजरत सुलेमान की कसम खाओ और यहां से जाओ। फिर उन्होंने कसम खाई और जाते जाते निशानी देने का कहा। गांव वाले कहते हैं कि खाले के पास जो दरख्त था वो जड़ से उखड़ गया था। उस वाक़े के बाद मेरी नानी पहले जैसी नहीं रही। वो कमजोर हो गई, बहुत डरने लगी, अकेले नहीं रहती थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता उनकी टांगों ने काम करना छोड़ दिया। वो कहती थी कि किसी खौफनाक चीज ने उनकी टांगों को पकड़ा था। घर वाले कहते थे वहम है, लेकिन उनकी आंखों का खौफ सच्चा था। ये मेरी नानी का वाकया था और मुझे बचपन से ये सब सुनकर अजीब सा एहसास होता था। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि नानी के बचपन में भी एक ऐसा वाकया हुआ था जो शायद उन सब से बहुत ज्यादा खौफनाक था। मैं आपको अपने नानी के बचपन का वाकया सुनाती। ये उस वक्त की बात है जब वो बहुत छोटी थी, शायद 10 साल की। ये तकसीम के बाद के दिन थे।
मेरा खानदान हिंदुस्तान से पाकिस्तान आया था। सरगोदा में एक घर लिया गया। दानी कहती थी कि वो